नमस्कार, जय हिंद स्टडी भात में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 संचार यानी कि कम्युनिकेशन। देखिए ये वीडियो हमारी इंग्लिश में भी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं। तो ये हिंदी में भी है जिसे आप अभी देख रहे हैं। तो यानी कि हम दोनों ही मीडियम कवर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि एग्जाम में टाइम कम है, तो आपको वो चीज पढ़नी है जो डायरेक्ट एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बने। तो हम आपको वही चीज करवा रहे हैं कि ताकि आपकी कम समय के अंदर बेस्ट तैयारी हो जाए और सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, इससे आपका पूरा कम्युनिकेशन इसमें खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन यानी कि संचार। अब देखिए संचार है क्या। किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है। यानी कि देखिए कोई सूचना है, कोई जानकारी है, अगर वो दूसरों तक पहुंचाई जाती है वो संचार है। जैसे मान लीजिए कि कोई अखबार है, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो आपको जानकारी पहुंचाई जा रही है। अगर आप किसी को फोन करते हैं, कोई किसी से बात करनी है, आपने अपनी बात किसी को रखनी है, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास जो जानकारी है वो अपने दोस्त तक पहुंचानी है, किसी रिश्तेदार तक पहुंचानी है, तो वो है संचार। यानी कि आपका मैसेज दूसरे तक पहुंचा, वो संचार है। देखिए जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वह संचार है। यानी कि देखिए जब आप अपने हाव भाव से यानी कि जब आप बोलते नहीं हैं, इशारों में बात करते हैं, संकेतों में बात करते हैं, है ना, वाणी के माध्यम से, यानी कि जब आप बोल के किसी से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, बात करते हैं, तो वो संचार कहलाता है। जब आप किसी से लाइव क्लास लेते हैं टीचर से, वो भी संचार है। तो जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, ये भी संचार है। इसलिए संचार का अर्थ एक दूसरे को जानना, समझना, संबंध बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि है। यानी कि देखिए संचार का अर्थ क्या है, एक दूसरे को जानना। जब आप आपको किसी से बात करनी है, आपके पास फोन नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो बंदा आपको जानता होगा। तो आपसे कोई बात करनी है तो जानना जरूरी है ना, तभी आप किसी को बात करेंगे ना। समझना भी है। संबंध मतलब होता है कि आपका कोई सगा संबंधी है, दोस्त है, रिश्तेदार कौन है ना, तो आप उनसे बात करते हैं। तो इस सूचना का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान मतलब आप अपनी सूचना उसको दे रहे हैं, उसकी बातें भी सुन रहे हैं, तो आदान प्रदान है। तो देखिए ये है संचार। अब देखिए संचार आप जैसे आजकल आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, है ना, लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे संचार के माध्यम है। पहले क्या होता था, चिट्ठियां आती थी, टेलीग्राम आया, टेलीग्राफ आया, है ना, फिर फोन आ गए, मोबाइल आ गए, स्मार्टफोन आ गए। उसके बाद क्या है, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, आजकल लाइव कॉल का जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है। तो ये सारी चीजें जो है, वीडियो कॉल का जमाना है, ये सारी चीजें संचार में ही काम आती हैं। सो देखिए संचार की प्रक्रिया क्या है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे सेंडर है, रिसीवर है। इनकी एक बंदा वो है जो मैसेज दे रहा है, एक वो है जो मैसेज ले रहा है। तो वो क्या है, उसको सेंडर के द्वारा मैसेज दिया जा रहा है, तो रिसीवर उसको फीडबैक देगा। होता है जब आप किसी से कॉल पे बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, होता है ना, तो वो कहता है हाँ 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 ऐसे करता है ना, तो आपको पता चलता रहता है कि हाँ आपको जो बात करनी है वो आपकी सही जा रही है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या प्रकार होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, वो आपको मैं बताऊंगा। इसकी प्रक्रिया में देखिए प्रोसेस क्या होता है। पहला है इसमें प्रेषक यानी कि सेंडर। देखिए यहाँ पे जिसे इनकोडर भी कहा जाता है, सेंडर होगा या इनकोडर होगा, बात एक है, ठीक है। तो प्रेषक है यानी कि सेंडर होना जरूरी है। तो अगर सेंडर होगा तभी कम्युनिकेशन होगा ना। अगर आप खुद से ही बात करते रहेंगे तो आप पागल कहलाएंगे, है ना। जब आप देखिए खुद से ही बात करेंगे ना तो पागल कहते हैं ना, जैसे कोई खुद से बात करता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे बंदे से, जब आपके सामने वो बैठा है या फोन में बात करते हैं, तो वो संचार कहलाया जाता है। तो देखिए प्रेषक क्या है कि इसमें सेंडर होता है जिसको मैसेज देना है। जैसे आपको किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है, बात करनी है, तो आप प्रेषक हैं, आप सेंडर हैं। तो संदेश, मैसेज, यानी कि आपको मैसेज देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकोडिंग। अब देखिए इनकोडिंग क्या है, आप मैसेज किस हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। मैसेज आप किस हिसाब से आप दे रहे हैं, आपको कैसे बताना है कि उसको मैसेज समझ में आ जाए। उसके बाद संचरण, ट्रांसमिशन, जिसे देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, जिसे आप मीडियम भी कह सकते हैं, माध्यम, है ना। तो या चैनल भी कह सकते हैं कि आप कैसे उसको मैसेज देंगे। इनकी आपके पास मैसेज है, सेंडर है, मैसेज देना है,
हिसाब भी पता चल गया कैसे देना है, लेकिन कैसे करना है, अब व्हाट्सएप करेंगे, वीडियो कॉल करके कॉल करेंगे, क्या करेंगे, उसका रिसीवर यहाँ पे जो जिसको मैसेज आपको देना है, संदेश जिसको आपको देना है, वो है रिसीवर। इसे इनकोडर भी कहते हैं या डिकोडर भी कहते हैं। सेंडर है या इनकोडर है सेम है, और रिसीवर है डिकोडर है यानी कि प्राप्तकर्ता। अब देखिए आपने मैसेज, सेंडर है, आपने मैसेज किसको देना है, संदेश देना है किसी को, आपने मीडियम भी चुन लिया, माध्यम चुन लिया, सब कुछ चुन लिया, लेकिन जो प्राप्त करता है तो वो आपकी बात सुन रहा है, वो आपके मैसेज को समझ रहा है, संदेश को समझ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है श्योर। अगर देखिए आप किसी को कॉल करते हैं तो मान लीजिए कि उसके बीच में कई बार आवाज कटती है ना, आवाज कटती रहती है, तो आपका मैसेज या संदेश जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, लेकिन उसे समझ में आता नहीं है, तो रिसीवर आपका जो मैसेज है, प्राप्त कर रहा आपका जो संदेश है, वो डिकोड नहीं कर पाएगा। अगर ये श्योर नहीं होगा फिर आपका जो मैसेज है, वो संदेश है, वो समझ पाएगा। लास्ट है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, यानी कि जो आपने पूरी बात किसी को कर दी और अगले बंदे से आपने जब फीडबैक पूछा तो उसको समझ में आया कि नहीं, वो होता है फीडबैक। अगर श्योर होगा तो उसे समझ नहीं आएगा इनकी फीडबैक है क्या है, नकारात्मक है, नेगेटिव है। अगर उसे बात समझ में आ गई, श्योर नहीं हुआ, मैसेज सक्सेसफुली चला गया, तो वो क्या है, अच्छा फीडबैक होगा। तो ये चीजें इसमें आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये चीजें एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे से तरह से करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर यहां से नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। अब देखिए संचार के लक्षण क्या है। देखिए संचार के लक्षण यानी कि कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए संचार अनिवार्य रूप से एक दो तरफा प्रक्रिया है। अब देखिए दो तरफा प्रक्रिया है ना, एक तरफ क्या है, एक तरफ यहां पे है प्रेषक है यानी कि संदेश भेजने वाला, दूसरी तरफ क्या है, रिसीवर है, संदेश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो इसमें दो बंदों का होना जरूरी है। संचार का मूल उद्देश्य आपसी समझ पैदा करना है, यानी कि देखिए आपसी समझ होता है ना, संचार का मूल उद्देश्य क्या है, आपसी समझ, यानी कि जो आपके पास समझ है, जो आपने मैसेज देना है, आपको लगता है कि दूसरे बंदे को मैसेज पहुंचाना जरूरी है, तो वो उस मैसेज को आपको पहुंचाना है, तो वो भी आपकी बात समझ सकता है कि नहीं, उसको भी जरूरी है। संचार लक्षण उन्मुख प्रक्रिया है। जो देखिए संचार लक्ष्य क्या है, संचार लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि जो आपका लक्ष्य है वो उन्मुख प्रक्रिया है, यानी कि जो आपको अपना टारगेट है कि हाँ मुझे इसको मैसेज देना है। जैसे आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूं, मेरा टारगेट है कि आपका पेपर 1 में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो जाए, तो ये मेरी उन्मुख प्रक्रिया है कि मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है कि आप इसे समझें। संचार अंतर अनुशासनात्मक विज्ञान है। देखिए संचार जो है अनुशासनात्मक विज्ञान भी है, यानी कि देखिए क्या होता है कि जब आप किसी से फोन पे बात करते हैं, है ना, तो वो दो तरह से कर सकते हैं, या आप अपने काम से संबंधित या वर्क से संबंधित कर सकते हैं, या आप उससे वैसे ही नॉर्मली बात कर सकते हैं। अगर आप किसी से देखिए बात करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि किसी कंपनी का फोन आता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एयरटेल हो गया, जियो हो गया, कोई भी फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फोन आता है ना उनका, या उनसे आप बात करते हैं, आप सर सर करके बात करते हैं या मैडम करके बात करते हैं, वो भी आपसे सर सर करके बात करेंगे, है ना। तो वो क्या है, वो एक अनुशासनात्मक चीज है कि आपसे वो उसी चीज में बात करेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है, कुछ भी है, आप उनसे बात करेंगे, वो आपकी सारी समस्या का हल करेंगे ना, वो उसी चीज में करेंगे। संचार में प्रेषक और सूचना का रिसीवर शामिल है। देखिए संचार में क्या है, प्रेषक भी है, इनकी मैसेज संदेश भेजने वाला भी है और संदेश को सुनने वाला भी है। संचार एक सतत प्रक्रिया है। देखिए कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, कबूतर के मुंह में चिट्ठी डाली तो वो वहां चिट्ठी पहुंचाता था जहां पे जरूरी है। उसके बाद क्या है, फिर चिट्ठियों का आया सिलसिला आया। उसके बाद क्या है, टेलीग्राम आया, टेलीग्राफ आया, फोन आए, स्मार्टफोन आए, मोबाइल आए, आजकल क्या है, व्हाट्सएप का जमाना है, वीडियो कॉल का जमाना है। तो क्या है, हम चिट्ठियों से वीडियो कॉल पे पहुंच गए। तो क्या है, ये सतत प्रक्रिया है, आगे जाके और पता नहीं क्या क्या होगा, है ना, वो चीज। संचार औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक होता है कि जब आप किसी से काम से संबंधित बात कर रहे हैं, आपको लगता है हाँ ये मेरा टीम मेंबर है, मुझे इससे बात करनी है, काम से रिलेटेड बात करनी है, वर्क से रिलेटेड बात करनी है, वो औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है, जब आप किसी से वैसे ही गपशप करते हैं, है ना, तो वो चीज। तो नेक्स्ट है संचार की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए संचार की प्रकृति क्या है, इसमें क्या है, दो या दो अधिक व्यक्ति है। देखिए संचार में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए,
अकेला व्यक्ति अगर खुद से बातें करेगा वो पागल कहलाएगा, लेकिन दो बंदे होंगे तो आपस में उनका सूचना का आदान प्रदान होगा, तो संचार की प्रगति है। प्रेषक, इसमें देखिए इनकोडर होता है, यानी कि जिसे देखिए आप बात आ गई ना इनकोडर डिकोडर की, है ना, वही चीज जिसे हम सेंडर भी कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं। प्रेषक है इनकोडर या सेंडर जो संदेश भेजता है, रिसीवर वो है जो संदेश प्राप्त करता है, इनकी डिकोडर। और देखिए दो तरीकों की प्रक्रिया है संचार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान है जो निरंतर प्रतिक्रिया करते हैं। देखिए दो तरह की प्रक्रिया है। देखिए जब आप किसी से फोन में बात करते हैं, है ना, सूचना का आदान प्रदान होता है ना, निरंतर प्रतिक्रिया होती है, वो आपको बताता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, आप कहते हैं ना यार मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं, वो कहता है हाँ मैं सुन रहा हूं, हाँ हाँ करता रहता है साथ में। तो ये सूचना का आदान प्रदान है दो व्यक्तियों के बीच में। संदेश, संदेश क्या है, इसमें देखिए तथ्य शामिल हो सकते हैं, विचार है, सूचना है, भावनाओं में संदेश है जो रिसीवर को प्रेषित किया जाता है। यहाँ पे जो संदेश है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है, आपके अपने विचार भी यार रखते हैं, आप कहते हैं ना कि यार मैं आपको ये चीज बता रहा हूं लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, फिर आप उससे प्रतिक्रिया पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना, कुछ प्लानिंग करते हैं आप ऐसे करके ना, वो चीजें। सार्वभौमिक प्रक्रिया, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रकृति, पशु, पक्षियों, मनुष्यों के माध्यम से हर जगह उपयोग करती है। देखिए जो संचार है वो सभी जगह शामिल है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे अकेला व्यक्ति है, चाहे घर है, परिवार है, सभी जगह पे क्या है, संचार क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रकृति में संचार है, पशुओं में भी आपस में होता है, व्यक्तियों में भी है, मनुष्यों में भी है, पक्षियों में भी है, सभी जगह पे संचार की प्रक्रिया है। आप देखेंगे कोई जानवर है अगर वो बोलता है ना, तो वो आपस में क्या है कि पक्षियों में भी संचार होता है ना। जब आप देखेंगे कौओं को देखेंगे, जो कौए होते हैं वो काए काए जैसे करते हैं, किसी जगह खाना हो वहां पे सारे कौए जो है इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो ऐसे करके देखिए जो भी ऐसी प्रक्रिया है ना, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो कोई और हो, जैसे पशु पक्षी कोई भी हो, उनमें आपस में संचार होता है। ठीक है। माध्यम, अब देखिए माध्यम क्या है संचार का, विभिन्न माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीफोन है, टेलीएक्स है, फैक्स है, इंटरनेट है, कोई न्यूज चैनल है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जब आप टीवी पे खबरें देखते हैं, है ना, वो चीज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया, जब आप अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, वो प्रिंट मीडिया, जैसे समाचार पत्र है, पुस्तक है, जर्नल है, रसाले आदि। ऑडियो जैसे रेडियो हो गया, वायरलेस हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये ऑडियो है, जब आपको फोन आया किया वो चीज। ऑडियो विजुअल, टेलीविजन और सिनेमा, यहाँ पे वीडियो कॉल को भी ऐड कर सकते हैं। जब आप टेलीविजन देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, है ना, सिनेमा में जाके कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सारी चीजें जो आपको चीज सुनाई देती है, दिखाई देती है, वो है संचार। समझ और प्रतिक्रिया, देखिए संचार हो गया, एंड में क्या है, समझ। संचार का मूल उद्देश्य दूसरों को राजी करने और कार्रवाई करने के लिए प्रतिक्रिया देकर आपसी समझ बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को फोन किया या आपका किसी को फोन आया, तो उसमें क्या है, तो उसने आपसे सारी बात कर ली, आप अपनी अपनी बात कर दी, उसको समझ में आया कि नहीं, क्या आपने फोन जब किया आवाज कड़कड़ा तो नहीं रही थी, आवाज कट तो नहीं रही थी, तो इससे क्या है आपका जो संचार है अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन आपका जो संचार अच्छा गया तो उसमें क्या है, आप पूछते ना कि यार आपको समझ में आया कि नहीं, आपका उसमें सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, है ना, तसल्ली है कि नहीं, तो वो है प्रतिक्रिया। तो देखिए नेक्स्ट है संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए संचार के प्रकार क्या है, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए मौखिक संचार क्या होता है, जब आप बोल के बात करते हैं किसी से, जैसे आपने किसी से बोल के बात की ना, मौखिक संचार, तो आपने अपनी जो सूचना है, संदेश है, वो बोल के बताया, तो वो है मौखिक संचार। गैर मौखिक है जब आप किसी से बोलते नहीं है, अपने शरीर के हाव भाव से प्रकट करते हैं। जैसे क्लास में एक शिक्षक है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन क्लास में जब शिक्षक अपने मुंह पे उंगली रख लेता है एक, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि हमें चुप रहना है, तो वो समझ आते हैं टीचर क्या संदेश दे रहा है कि हमें चुप रहना है। हालांकि इसने बोला नहीं है, सिर्फ मुंह पे उंगली रखी है, तो उनको समझ आ गया हमें चुप रहना, तो वो क्या है, गैर मौखिक संचार। औपचारिक संचार है कि जैसे आप काम से रिलेटेड किसी से बात कर रहे हैं, जब आपको कोई मोबाइल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंपनी को फोन करते हैं ना, कस्टमर केयर को, तो वो आपसे सर करके बात करते हैं, आप उनसे ऐसे बात करते हैं ना,
तो या आप अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी से बात करते हैं, तो वो है औपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार है कि आप किसी से बात तो कर रहे हैं फोन के ऊपर, लेकिन गपशप कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप अपना मन बहलाने के लिए बात कर रहे हैं, वो है अनौपचारिक संचार। ठीक है। सो नेक्स्ट है ईमेल। देखिए यहाँ पे ईमेल का मतलब क्या है। देखिए ये भी एक चिट्ठी है, जैसे पहले जमाने में चिट्ठी डालते थे ना, चिट्ठी लिखी, उसमें लिफाफे में डाल ली और पोस्ट कर दी। जहां पे आपको पोस्ट करनी होती थी आप उसका एड्रेस लिखते थे और साथ में नीचे अपना नाम लिखते थे, अपना एड्रेस लिखते थे, तो वहां पे चिट्ठी पहुंचती थी। ये भी चिट्ठी है, लेकिन ये आज के जमाने की डिजिटल चिट्ठी है, जिसे हम ईमेल कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अपना आपका एक ईमेल एड्रेस होता है और जिसको आप भेजना है उसका भी ईमेल एड्रेस होता है। जैसे चिट्ठी भेजते हैं ना, लिखने वाले का भी नाम एड्रेस होता था और भेजने वाले को भी, यानी कि जिसको आपको भेजने उसका भी नाम एड्रेस लिखना होता है। सेम वैसे ही ये प्रक्रिया है। फर्क इतना है, ये 2 सेकंड में पहुंचती है, उसको 2-2 महीने भी लग जाते थे, है ना, वो चीज। तो देखिए यहाँ पे चिट्ठी बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, लोगो भी देख सकते हैं, चिट्ठी है ये। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसे लोग ईमेल, मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ये एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे कि एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए ईमेल का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है। फ्रॉम यानी कि प्रेषक का ईमेल पता, यानी कि कहां से ईमेल आई है, और रिसीवर का ईमेल पता, कहां पे भेजनी है। सीसी कार्बन कॉपी, अगर आपको जो मेल भेजनी है, किसी को भेजनी है, अगर आपको साथ में किसी और को भेजनी है, आप उसका भी सेम यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, तो जो आपने किसी को मेल भेजनी है वो उसको भी पहुंच जाएगी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी होती है, तो इसको भी आप ऐड करके उसको भी भेज सकते हैं। यानी कि ये वो होती है कि आपको भेजनी तो है किसी को कार्बन कॉपी, लेकिन उसका यहाँ पे शो नहीं करना है कि आप किसको भेज रहे हैं, तो आप उसको भी, जैसे फ्रॉम है, जैसे आपने किसी को मेल भेजनी है किसी को, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन को मेल भेजना चाहते हैं कि जो रिसीवर उसको शो ना हो, फिर भी आपकी मेल पहुंच जाए, तो वो है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। विषय है, यहाँ विषय लिखना होता है कि आप किससे संबंधित आप अपना मेल भेज रहे हैं, क्या आपको लिखना है। अभिवादन है, यहाँ पे आपको कुछ से शब्द डालने हैं, जैसे प्रिय है, लिखते ना, डियर सर, प्रिय, है ना, वैसे। मुख्य विषय वस्तु जो आपको लिखना है वो होता है। समापन यानी कि एंड में आपको क्या लिखना है। अटैचमेंट ज्वाइन होते हैं, जैसे अगर आपको कोई चीज भेजनी है, साथ में कोई पीडीएफ भेजनी है, कोई फोटो भेजनी है, वो आप अटैच कर सकते हैं। और हस्ताक्षर, आप अपने नाम, संकेत कुछ भी वहां पे ऐड कर सकते हैं, वो है ईमेल। कम्युनिकेशन के अंदर आपको, संचार के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इजिली इस टॉपिक से निकल जाएगा। यानी कि जो हमने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया है उसे आप अच्छे से करिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे। तो देखिए कक्षा संचार की बाधाएं होती क्या है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब क्लास में टीचर होते हैं, सामने बच्चे होते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। संचार किनके बीच में हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या हो रहा है, संचार। और उसमें बाधाएं कैसी आती हैं। पहली बात है सुनने में बाधाएं। देखिए यहाँ पे टीचर यानी कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, विद्यार्थियों को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको सुनने में बाधाएं हैं। क्यों है? अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो धीरे बोलते हैं, तो काफी सारे बच्चों को आवाज उनकी पहुंचती नहीं है। तो टीचर चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट, शिक्षक चाहे जितना मर्जी महत्वपूर्ण विषय पढ़ाते हो, लेकिन अगर उनको सुनने में दिक्कत आएगी तो वो उस लेक्चर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। तो दूसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे, लेकिन बाहर जनरेटर की आवाज है या बाहर कुछ ऐसी आवाज है जो पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही है। टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन वो बच्चों से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट के मन में कोई डाउट है तो टीचर भी समझ नहीं पा रहे हैं सुनने में बाधाएं के कारण, तो ये क्लासरूम को इफेक्ट करेगी, कक्षा संचार में बाधाएं आएंगी। सो देखिए यहाँ पे यूज मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, यानी कि अनेक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग। देखिए कई बार क्या होता है कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अर्थ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, शब्दों के बहुत सारे जैसे अर्थ होते हैं, जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों को समझ नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल वकील होता है हिंदी का शब्द, इसे अधिवक्ता भी कहा जाता है, अधिवक्ता।
अगर टीचर क्लास में शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे अधिवक्ता, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा। एडवोकेट बोलेंगे, वकील बोलेंगे, उनको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं जल, पानी, एक होता है नीर। अब नीर बच्चों को, कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो होता है कई बार टीचर कर लेते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो देखिए नेक्स्ट है धारणा, परसेप्शन। देखिए धारणा ऐसी होती है, जैसे होता है ना कि क्लास में जब बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उदाहरण के तौर पे जैसे आपको मान लीजिए मैथ समझ में नहीं आ रहा, आपके मन में डाउट होगा यार मेरे को मैथ समझ नहीं आ रहा, ये मुझे कभी आएगा नहीं। आपने धारणा बना ली ना मन में कि मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो होता क्या है, टीचर जितना मर्जी आपको अच्छा सा पढ़ा दे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डर होगा तो आप उसे अच्छा सा नहीं पढ़ पाएंगे। या दूसरा कारण ये है कि अगर आपको शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं है तो भी आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो ये परसेप्शन है, धारणा है। मौखिक संचार, ओरल बैरियर। देखिए मौखिक संचार क्या होता है, मौखिक बाधाएं भी आती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर टीचर बच्चों को, शिक्षक बच्चों को आसानी से चीज़ों को समझाते हैं तो उनको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन उचित शब्दों का प्रयोग, जैसे मान लीजिए मुश्किल शब्दों का प्रयोग करना, या कई बार क्या होता है कि टीचर इतने सख्त होते हैं, शिक्षक इतने सख्त होते हैं, स्टूडेंट उससे कुछ पूछ नहीं पाते, मौखिक बाधाएं आती है, उनके मन में क्वेश्चन होते हैं, मन में प्रश्न होते हैं बच्चों के, लेकिन वो शिक्षक से पूछते नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ा बैरियर है, बाधा है। भावना या मनोदशा, इमोशन मोड। कई बार क्या होता है कि शिक्षक का बच्चों का पढ़ाने का मन नहीं होता, या कई बार बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है ना, तो उनकी मनोदशा ऐसी नहीं होती, तो उसमें क्या है, ये भी सबसे बड़ी बाधा है। अधूरी जानकारी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए जब भी बच्चों के मन में कोई अधूरी जानकारी हो किसी विषय के रिगार्डिंग, विषय के अकॉर्डिंग है ना, या टीचर ने बच्चों को आधा लेसन पढ़ा दिया, आधा बोला कि आप घर से पढ़ के आइए, समझ के आइए, अगर बच्चे उसे पूरा नहीं करते जो, तो ये भी सबसे बड़ी बाधा है। प्रतिक्रिया, फीडबैक। अब देखिए शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ये जानी ही नहीं, बच्चों को समझ में आया ये जाना ही नहीं, तो उनको कुछ आएगा नहीं, तो इससे क्या है, ये सबसे बड़ी बाधा है। तो अब हम बात करेंगे कक्षा में प्रभावी संचार कैसे करें। देखिए बाधाएं तो हमने पढ़ी, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कक्षा में प्रभावी संचार कैसे किया जाए। हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तकनीक का उपयोग, यूज टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, और साथ में आजकल प्रोजेक्टर होते हैं। अगर शिक्षक को लगता है कि मुझे इस विषय के रिगार्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ पाए। सक्रिय श्रवण को सुदृढ़ करना, यानी कि री इन्फोर्स एक्टिव लिसनिंग। अब देखिए एक्टिव लिसनिंग क्या है, यानी कि सक्रिय श्रवण क्या होता है कि जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चे सक्रिय होकर पढ़े, ध्यान दे कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो ध्यान से सुनेंगे तभी वो ध्यान से समझेंगे, तभी उन्हें लेसन समझ में आएगा। अगर वो एक्टिव होकर, सक्रिय होकर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। ओपन एंडेड प्रश्न पूछना, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखिए अगर मान लीजिए कि बच्चे कोई टॉपिक को, विषय को कोई पढ़ रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, अगर उनके मन में कुछ ऐसा सवाल है जो बुक में नहीं है लेकिन विषय से संबंधित है, तो उसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरी बात, शिक्षक जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनकी जिंदगी से रिलेट कर देते हैं कि हाँ बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, है ना। तो ये ओपन एंडेड प्रश्न है जो कि क्लास में प्रभावी संचार बनाते हैं। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले कार्य और गतिविधियों का उपयोग करना। यूज टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए आलोचना किसकी होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई विषय पढ़ा दिया गया है, सोचने पर मजबूर कर देना स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि अगर ये चीज है तो आपके हिसाब से गलत कैसे है, सही कैसे है। तब उस विषय के बारे में बच्चे सोचते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या है, एक प्रभावी संचार बनेगा। चिंतनशील सीखने के अवसर प्रदान करना, ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि देखिए चिंतनशील सीखना क्या होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि कोई टॉपिक पढ़ते हैं
तो आप देखते हैं ना यार, ये टॉपिक बहुत छोटा है, मेरे को और जानकारी चाहिए। चिंतन करते हैं कि ये जो चीज है वाकई उससे रिलेटेड है कि नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ होगा। यानी कि जब भी कोई विषय पढ़ाया जाता है तो उसके बारे में सब कुछ आपको सिखाया जाता है। आप चिंतन करके देखते हैं कि हाँ, मुझे ये कैसे करना है, इसमें क्या मैं जोड़ सकता हूँ, क्या घटा सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या इस टॉपिक को मैं बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये है प्रभावी संचार। अब बारी है जन संचार की, यानी कि मास कम्युनिकेशन। अब देखिए जन संचार क्या है। जन संचार के माध्यम से देश में लोगों को स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय नीति कार्यक्रमों के प्रति जागरूक तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयास में भागीदार बनाया जाता है। सूचना प्रसारण और फिल्म क्षेत्र तीन प्रमुख जनसंचार के साधन हैं। संचार के साधन क्या है? सूचना, प्रसारण और फिल्म। इनका नियमन एवं नियंत्रण सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। देखिए जनसंचार क्या है कि लोगों तक संचार पहुंच जाना। अब देखिए अगर हमारे देश में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे जो आते हैं, है ना, तो उसमें कौन जीता कौन हारा, तो वो कैसे पता चलेगा? जनसंचार के माध्यम से पता चलेगा। हमें टेलीविजन से पता चलेगा, यूट्यूब से पता चलेगा, रेडियो से पता चलेगा। तो ऐसे पता चलता है, यानी कि वो जानकारी जो सभी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, एक बड़े लेवल पे पहुंचाई जानी चाहिए, तो उसे बोलते हैं जनसंचार। जैसे रेडियो है, पहले के जमाने में जो है जैसे रेडियो होते थे ना, रेडियो में सारी चीजें आपको सुनाई देती थी, है ना, देश में क्या हो रहा है, क्या सब कुछ हो रहा है। उसमें गाने भी सुनाए जाते थे, उसमें देश में क्या हो रहा है सब कुछ वहां पे सुनाया जाता था। तो उससे लोग क्या है, उनसे लोगों को क्या है कि खबरें रेडियो पर मिलती रहती थी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी। देखिए जो आकाशवाणी है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम था रेडियो पे जिसमें सारी चीजें बताई जाती थी। विविध भारती भी एक प्रोग्राम था जिसमें सारी बातें बताई जाती थी, विविध भारती में भी। एफएम रेडियो, आपको बताया कि एफएम रेडियो, रेडियो जब बंद हो गए थे, आजकल क्या है एफएम रेडियो आ गए हैं। तो एफएम रेडियो में क्या है, चैनल्स बने होते हैं। आपको बताया कोई गानों का चैनल है, जैसे जिसमें गाने सुनाए जाते हैं, सॉन्ग सुनाए जाते हैं, कुछ किसमें पॉडकास्ट होते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं। मोबाइल में भी आप एफएम ऑन कर सकते हैं। आजकल एफएम हर एक जगह में, हर एक जगह जगह में एफएम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एफएम अलग से भी मिल जाते हैं। पहले के ज़माने में रेडियो था, आजकल एफएम भी आ गए हैं, है ना। तो उसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मौसम विभाग की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। टेलीविज़न, जो टीवी हम देखते हैं, देखिए उसमें आप फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, सीरियल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, खबरें देखते हैं, सारी ही चीज़ें आप वहाँ पे देखते हैं, किसमें? टेलीविज़न में। तो टेलीविज़न क्या है, हर एक के घर में है। तो सरकार कहती है, सभी कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? टेलीविज़न में। अगर मान लीजिए किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, उसकी ऐड दिखाते हैं ना, तो किस में दिखाएंगे? टीवी में। टीवी सभी देखते हैं, तो उससे क्या है, सभी लोग उस ऐड के द्वारा उस प्रोडक्ट से अवगत हो जाते हैं, है ना, वो चीज़ें। सिनेमा, सिनेमा में देखिए आप फिल्में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं सिनेमा में जो आप अच्छी है बुरी है सब कुछ आप वहाँ से सीखते हैं। तो ये भी जनसंचार तक पहुँचाने के साधन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार है, अखबारों में देखिए यहाँ पे लिखा होता है, खबरें लिखी होती है ना अखबारों में, देश की, विदेश की, और साथ में अर्थशास्त्र की, और साथ में बहुत सारी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत सारी खबरें होती हैं, जिसे आप पढ़ते हैं आपको सारी जानकारी मिलती है। तो सारी जानकारी सारे लोगों तक पहुंचाना, तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जनसंचार के द्वारा, यानी कि जिसका सभी इस्तेमाल करते हैं। अखबार सभी के घर में जाती है, जो जो अखबार पढ़ेंगे उनको सभी का नॉलेज मिल जाएगी। पोस्टल नेटवर्क, देखिए पोस्टल नेटवर्क जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। पोस्ट अगर आप किसी को करते हैं, चिट्ठी वगैरह लिखते हैं, तो भी आप, वो जनसंचार का साधन है। पहले जमाने में होता है चिट्ठियां लिखते थे, है ना, दूसरे लोगों तक पहुंचती थी, वो क्या था? वो पोस्टल नेटवर्क था। अगर आपको अपने रिश्तेदार को हाल चाल जानना होता था तो आप चिट्ठियां लिखते थे ना। खैर आपने कभी लिखी नहीं होगी शायद, अपने आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन, अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप फोन उठा के करते हैं ना, तो वो क्या है? वो टेली कम्युनिकेशन है, वो दूर संचार है। यानी कि जो दूर बंदा बैठा है,
दूर संचार मतलब दूर बंदा बैठा है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है। संचार, फिर भी आप उससे संचार कर रहे हैं तो वो है दूर संचार। ट्राई, अब देखिए ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई होता है जो हम फोन पे बातचीत करते हैं ना, मोबाइल फोन के जो जो नेटवर्क होते हैं उनके जो रेट वगैरह तय कौन करता है, वो ट्राई करता है। ट्राई के नियम होते हैं, जैसे आप रिचार्ज कर पाते हैं ना इतने का, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी कंपनीज होती हैं, है ना, तो इनके जो रूल्स होते हैं वो कौन बनाता है, वो ट्राई बनाता है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि देखिए जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, गूगल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट से आप सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आजकल इंटरनेट देखिए हर एक बंदा इस्तेमाल करता है ना, तो वो जनसंचार का माध्यम है। अब हम बात करेंगे जन मीडिया और समाज की, यानी कि मास मीडिया और सोसाइटी। देखिए मास मीडिया क्या होता है, जनसंचार। जनसंचार क्या है कि आम लोगों तक संचार पहुंचाना, और इसका समाज में क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जनसंचार का सामान्य अर्थ लोगों के आपस में विचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान करने से। यानी कि जनसंचार का सामान्य अर्थ क्या है कि लोगों के आपस में विचार क्या है, ज्ञान क्या है, भावनाएं क्या है। देखिए हर एक के विचार अलग अलग होंगे ना, तो वो आपस में जो आदान प्रदान करते हैं वो है जनसंचार। जब आप देखिए खबरें देखेंगे ना, वहां पे पूछते हैं ना चुनाव के समय, बताइए कौन सरकार जीतेगी, वो कहते ये, बताइए वो कौन जीतेगी, वो कहते ये, है ना। तो लोगों के आपस में क्या है, विचारों के आदान प्रदान है। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी बात या विषय का सबके लिए साझा करना, यानी कि कोई ऐसी बात है जो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो है जनसंचार। जन मीडिया माध्यमों के प्रकार, अब देखिए वो क्या प्रकार है। जन मीडिया माध्यम के दो भाग हैं, परंपरागत संचार और आधुनिक। परंपरागत में क्या है, परंपरागत में देखिए जैसे पुराने समय के जो जनसंचार कैसे होते थे, जैसे गायन है, वादन है, दृश्य कला है, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता था, जैसे कहानियां होती थी ना, आप देखिए जैसे आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी, तो ये एक दूसरे से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती हैं, वो है जनसंचार। हम कहते हैं ना पुराने समय में ऐसे था, पुराने समय में ऐसे था, वो जनसंचार हो गया ना। देखिए इसमें जैसे प्राचीन कला है, संगीत है, नाटक है, कठपुतली, कठपुतलियां नचाते हैं, कहानी है, कुछ किस्से हैं, कुछ गीत है, कुछ उत्सव है, त्योहार है, ग्रामीण सभा है, मेला है, ग्रामीण कला व्यवसाय। तो ये सारी चीजें परंपरागत संचार के माध्यम है। आधुनिक में क्या है, जैसे देखिए आधुनिक में आप देख सकते हैं यहाँ पे समाचार पत्र हैं, समाचार एजेंसी है, सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविजन है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, अन्य सोशल मीडिया है। तो ये आधुनिक संचार है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे मास मीडिया की विशेषता। अब देखिए मास मीडिया है, उसकी विशेषता क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। बड़े दर्शक वर्ग, अब देखिए मास मीडिया किन के लिए है, बड़े दर्शक वर्ग के लिए। यानी कि अगर हमारे देश में अखबार निकलती है तो किन के लिए है, 100 करोड़ लोगों के लिए। अगर आपको 100 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक बंदे को आवाज पहुंचाएंगे ना अपनी, आप क्या करेंगे, अखबार में छापेंगे, सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है सामान्य संदेश का वितरण। अगर आपको कोई सामान्य संदेश देखना है, जानना है, तो उसका वितरण मास मीडिया से ही होगा। प्रत्यक्ष या तत्काल प्रतिक्रिया का अभाव। अब देखिए यहाँ पे मास मीडिया में ऐसा होता है कि जब भी कोई खबर चलती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो साथ के साथ नहीं होती। जैसे आप देखिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, किसी ने 1 साल पहले वीडियो डाली है, अगर आप उसके नीचे आज कमेंट कर रहे हैं तो ये क्या है, उसी वक्त की आपकी प्रतिक्रिया नहीं है, 1 साल के बाद की प्रतिक्रिया है। ठीक है। तेजी से वितरण, और तेजी से वितरण देखिए जो मास मीडिया है वो तेजी से वितरण है। किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, सभी जगह पे पहुंच गई, वो वायरल हो गई। उपभोक्ताओं के लिए कम लागत। अब देखिए अब आपने जैसे रिचार्ज करवाया, ठीक है, 3 महीने के लिए 400-500 रुपए का, 3 महीने के लिए आप देखिए पूरा इंटरनेट इस्तेमाल करके सारी खबरें देख सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं। जैसे आपने अखबार लगाई 100 रुपये प्रति महीना में, आपने सारी खबरें वहां पे देख ली, आपको 100 रुपये के अंदर, कम लागत के अंदर आपको सारी चीजें मिल गई। उसके बाद देखिए अधिकतर एक तरफा संचार। अब देखिए अधिकतर एक तरफा संचार है। जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, तो इसमें क्या है, आपको एक तरफा संचार है, यानी कि जो आपको मैं चीजें समझा रहा हूं वो आप देख रहे हैं, आप मेरे से बात नहीं कर सकते, है ना।
वो चीजें समाज को प्रभावित करते हैं, बदले में समाज से प्रभावित होते हैं। देखिए मास मीडिया समाज को प्रभावित करता है, प्रभावित होता भी है। प्रभावित कैसे करता है? अखबार में खबर छपती है ना, जैसे कि आज ये बंदा आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, टीचर बन गया, आप उससे प्रभावित होते रहे यार, हाँ मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगी, है ना। तो बदले में समाज भी आपसे प्रभावित होता है जब आप खुद से बनते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसे लाइक करते हैं ना, अच्छे काम को, है ना। तो आप अच्छे काम करते हैं तो बदले में समाज भी आपसे प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे जनसंचार माध्यमों के कार्य, फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का फंक्शन है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना। अब देखिए जनसंचार के माध्यम क्या है, जनसंचार कैसे हो सकता है? विचार विमर्श के मंच उपलब्ध कराना। आप देखेंगे खबरें देखते हैं ना, न्यूज में आप देखेंगे बहुत सारे एक्सपर्ट बिठाए होते हैं वहां पे, वो विचार विमर्श करते हैं, इस पार्टी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, है ना। विचार विमर्श करते हैं वो आपस में। सूचना उपलब्ध कराना, देखिए जन माध्यमों के कार्य क्या है? सूचना उपलब्ध कराना। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है वो आपको बताना, है ना, वो चीजें। देश विदेश की विदेश की आपको खबरें देना। शिक्षित करना, आपका पता लगाना हमारा प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कब उनके चुनाव है, उन्होंने क्या नीतियां बनाई हैं, कौन सी स्कीम चलाई है, वो आपको पता चलेंगी। मनोरंजन करना, देखिए जनसंचार में जैसे आप टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वहां पे फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, वो मनोरंजन करती है ना आपका। निगरानी करना, आपके ऊपर निगरानी भी करेगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब चलाया, आपने ट्विटर चलाया, ट्विटर पे कुछ ऐसे भड़काऊ वीडियो डाल दी जो कि सबके लिए अच्छी नहीं है, उसमें बदले में क्या है, एफआईआर हो जाती है और निगरानी करते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये है, ये उल्टा लिखा है, ये समाजीकरण है। इससे आपका समाजीकरण भी होता है। समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, होता है ना कि समाज में कानून के दायरे में आपको रहना चाहिए। अगर आप कानून की उल्लंघना करेंगे सजा मिल सकती है, कानून के साथ चलेंगे फिर आपको उसमें शाबाशी भी मिलती है, ये सारी चीजें। राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता में होता है ना हमारे मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, उनका क्या काम है ना, ये सारी चीजें राजनीतिक जागरूकता आप में आती है। सामाजिक प्रसारण, सांस्कृतिक प्रसारण, अब देखिए सांस्कृतिक प्रसारण है, हमारे देश में जो बोलियां बोली जाती हैं वो देश विदेश में जैसे कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या उनका तरीका है, वो सारा ही हमें किससे पता चलेगा? जनसंचार से ही पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने पूरा जनसंचार खत्म कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, इससे आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।